नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ और आज की चर्चा का विषय जो है पंजाब में लगातार मौसम की तब्दीली को लेकर है। पंजाब में लगातार तापमान में गिरावट आ रही है और आसमान में स्मॉग की चादर है और मौसम विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। 2 दिन तक आने वाले समय में जो है वो लगातार जो गहरी धुंध पड़ने के आसार है, जिसके चलते मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की है कि वाहन चलाते समय जो है वाहन की गति जो है उसे धीमी रखा जाए, लाइट जला के वाहन चलाए जाए ताकि किसी तरह का हादसा ना हो। इसी के चलते लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करने के बाद जो है लोकल प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, वो भी लगातार बदलते मौसम को लेकर लोगों को ताकीद कर रहे हैं कि लोग जो है बदलते मौसम में अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं क्योंकि गहरी धुंध की चादर के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत परेशानी जो है पेश आ रही है। तो ऐसे में लगातार प्रशासनिक अधिकारी जो है बदलते मौसम को लेकर लगातार जो है तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में ट्रैफिक इंस्पेक्टर जसपाल सिंह जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर नवदीप कौर हमारे साथ हैं और रेनू माथुर हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जसपाल सिंह मैं आपसे करूँगा क्योंकि आपकी पब्लिक डीलिंग है और कई समस्या आपको पेश आती है। तो ऐसे में अभी तक ट्रैफिक के जो रूल की पालना करवाने के लिए और मौसम की तब्दीली को लेकर ट्रैफिक जो है इंचार्ज आप बाकायदा जो है सँभालते हैं, तो अभी तक आपकी क्या तैयारियाँ हैं? और किस तरह की अभी तक जो है आपको मुश्किलें पेश आ रही है क्योंकि लगातार मौसम में तब्दीली होने के चलते जो है लगातार जो धुंध जो है वो लगातार अपना कहर बरसा रही है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो सभी देशवासियों को नमस्कार। पर ट्रैफिक ਦੀ जो ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮਿਜਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ जी, ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ जी, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ जी, ਬ੍ਰੇਕਰਸ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ जी, ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੁਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਟ ਨੇ ਸਲਿੱਪ ਰੋਡ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ जी, ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਟੇਪ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੰਬਰ 2 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਡ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਰੋਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਡੀਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਟਰੱਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਟੇਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ ਨਾਲ चलिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि लगातार जो है पूरे प्रबंध किए गए हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर बरकरार है कि बदलते मौसम के कारण जो आसमान में स्मोक की चादर है, जिसके कारण आम लोगों को भी परेशानी पेश आ रही है, जिसके चलते सरकार ने जो है स्कूली बच्चों के लिए और स्कूल के समय में जो है वो कहीं न कहीं तब्दीली की है ताकि किसी भी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए उन बच्चों को जो कि स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नवदीप कौर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी तक के जो हालात हैं और जो ठंड एकदम से मौसम ने करवट ली है जिसके कारण लगातार लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी और खास तौर पर सिविल सर्जन होने के नाते क्योंकि आप सिविल सर्जन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो अभी तक की आपकी क्या तैयारियां हैं और लोगों को क्या तहकीद करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि किस तरह से वो अपना ध्यान रख सकें? डॉक्टर नवदीप। सभी दर्शकों को नमस्ते और जैसे आपने कहा कि सीज़न एकदम से बदला है और सीज़न के बदलते ही सीज़न से रिलेटेड बीमारियां शुरू हो जाती हैं। सो उसके लिए हमारे रिस्पेक्टेड हेल्थ सेक्रेटरी सर, हेल्थ मिनिस्टर सर और हमारे सिविल सर्जन सर ने पहले ही काफ़ी एक्टिवली सीज़न को बदलते देखकर सेंसिटाइजेशन मीटिंग्स वगैरह शुरू कर ली थी और अपने सारे एसएमओज को हमने सेंसिटाइज कर दिया था कि वो अपने अपने हॉस्पिटल्स में फ्लू कॉर्नर्स बना लें ताकि कोई भी अगर फ्लू का पेशेंट आता है तो वो आम लोगों के साथ मिक्सअप ना हो। और सारी सरकारी अदारों में जो दवाइयाँ स्वाइन फ्लू और फ्लू की मैनेजमेंट के लिए चाहिए वो सारा स्टॉक अवेलेबल है। उसके लिए सेंसिटाइज भी कर दिया गया कि अगर कुछ नहीं है तो उसे
रिप्लेस करके जल्दी से जल्दी पूरा कर लिया जाए। तो हमारे अब सारे स्टेशंस पे सारी मेडिसिन और फ्लू कॉर्नर्स सेटअप हैं। डॉक्टर्स को सेंसिटाइज कर दिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एडवाइजरीज रिलीज कर दी गई हैं, जो भी हमें स्टेट से गाइडलाइंस आई हैं कि पेशेंट रिपोर्टिंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है। और आम जनता के लिए हमारा यही मैसेज है कि पैनिक नहीं होना चाहिए। ये सीजनल चेंजेस होते हैं जिसमें इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आए, जैसे कि खांसी, बुखार, जुकाम, वो नॉर्मल है। उस टाइम में आप अगर आपको वायरल लाइक सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप थोड़ा सा आइसोलेट कर लीजिए, थोड़ा प्रिकॉशन ले लीजिए, ज़्यादा लोगों में मत आइए जाइए, अपने आप को वार्म रखिए, गर्म रखें और अपना परहेज रखें। और अगर मान लो अभी कभी भी आपकी कंडीशन बिगड़ रही है तो उस केस में खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं। और उस लिहाजे से आपको पता लग सकता है कि आपकी बीमारी जो कंडीशन है बिगड़ने से पहले ही कंट्रोल में आ जाएगी। तो दिस इज दैट कि आप थोड़ा सा वार्म अपने आप को रखें खाने पीने में, जैसे कहते हैं कि ज़्यादा ठंडा या जिस हिसाब से है अपने अपनी बॉडी के हिसाब से बीमारी से बचने की कोशिश करें। मास्क लगाएं अगर आपको इन्फ्लुएंजा मतलब खांसी जुकाम हो रहा है। छोटे बच्चों से, हाई रिस्क पेशेंट्स से थोड़ा दूर रहें जिनका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। खुद अपने आप से ही एंटीबायोटिक्स वगैरह ना लें, क्योंकि वो आपकी जो डिजीज से लड़ने की शक्ति है उसके असर को कम कर देते हैं। अगर आप अपने आप से ही डॉक्टर बनते हैं तो कृपया नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल में जाके ही इलाज करवाएं, किसी झोला छाप डॉक्टर से नहीं करवाएं, किसी फार्मासिस्ट से मेडिसिन नहीं लें, क्योंकि उससे बिगड़ सकता है सुधरने से कुछ। चलिए, बहुत जी। अच्छी बात आपने कही कि अगर किसी तरह की कोई मुश्किल पेश आती है तो डॉक्टर का तुरंत जो है रुख करना चाहिए, अपने आप से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। और साफ तौर पर कि आम तौर पर देखा जाता है लोग छोटी-छोटी बीमारियों के लिए मेडिकल स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन ऐसे में अब जो है जो मौसम में तब्दीली है और अभी जो समय की माँग है, आप डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पर आपको एक पूरा उनको चेकअप कराइए, उसके बाद ही मेडिसिन का जो है सेवन कीजिए। हमारे साथ में जो है समाज सेवी हमारे साथ में रीना माथुर जी हमारे साथ हैं। मैडम क्या कहेंगी? क्योंकि मौसम में तब्दीली है और बुजुर्गों को खास तौर पे बड़ी दिक्कत परेशानी पेश आती है, बाहर जाने से वो गुरेज करते हैं। हालाँकि सैर कई लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग जो सुबह-सुबह की सैर करते हैं, तो वो उनकी सैर भी बंद हो गई है और घरों के अंदर बैठे हैं और काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। अगर किसी ने ऑफ़िस के लिए जाना है तो उसे समय से पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि वाहन चलाते हुए उसकी भी जो गति पे भी जो है कहीं न कहीं रोक लगानी पड़ती है। तो तमाम मुश्किलें जो हैं वो लगातार पेश आ रही हैं, लेकिन ऐसे में बदलते मौसम के साथ लोगों की अभी तक की क्या मुश्किलें हैं और किस तरह से लोग सर्वाइवल कर रहे हैं? हाँ, नमस्कार। मैं एक बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जो अभी बिल डिस्कशन हुई है अबाउट द ट्रैफिक पुलिस एंड द मेडिकल असिस्टेंट्स, ये एक बहुत ही एक पॉजिटिव अप्रोच है। मगर उसका जो बेसिक फाउंडेशन है, वो ये है कि जैसे एरिया वाइज़ रेज़िडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं या कोई आप हर एरिया में या डिस्ट्रिक्ट में सीनियर सिटीजन्स के जी, लिए मॉड्यूल्स बने होते हैं, उनके लिए पैनल्स बने होते हैं। दे आर हर जगह, हर स्टेट में ये फंक्शनल है। तो हमें जी, ये करना है कि जो एरिया वाइज आपके जो रेजिडेंट है, जो रिहायशी इलाकों में है, स्पेशली जो जैसे जो स्मॉग वाले एरिया है या जहाँ पराली का ज्यादा इशू आ रहा है, उसके आसपास के जो रेजिडेंसेस हैं, अगर विलेजेस हैं तो सरपंच और बाकी जो मुअज्जिज लोग हैं उस एरिया के, उन सबको एक कोऑर्डिनेटेड ढंग से अटेम्प्ट करना है। हमारी कोशिश ये है कि जितना हो सके एरिया वाइज लोगों के, जैसे आप अवेयरनेस कैंपेन बोलते हैं जिसे, जाके उनको जागरूक कराया जाए कि ये प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें ये लगता है कि ये दिक्कत है और तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो हेल्पलाइन नंबर, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन 112, जो भी नंबर्स हैं उनको डायल कीजिए, किसी पड़ोसी की हेल्प लीजिए। एंड डॉक्टर मनदीप इज वेरी राइट, WebMD में सेल्फ सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं। टॉक टू पीपल, रीच आउट करो अथॉरिटीज को, हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एरिया में लोग जिनकी सुनते हैं, चाहे वो एनजीओज हैं, चाहे सोशल वर्कर्स हैं, चाहे किसी भी तरह के पुलिस, जुडिशरी, मेडिकल फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं, उनको कहते हैं ना भी, हाथ बढ़ाओ, एफर्ट करो कि आप अपने बियॉन्ड योर ओन ड्यूटीज एफर्ट करो, अपने एरिया में लोगों को जागरूक कराओ, अवेयर कराओ कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। कई बार लोगों को मालूम ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। तो चाहे आप ग्रुप्स में वीडियोस बना के डालिए, चाहे 1-to-1 कांटेक्ट कीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी बच्चे या सीनियर सिटीजन ने बाहर जाना है, इवन स्कूल भी जाना है, तो हमें थोड़ा सा
वो दोबारा एफर्ट करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट जब हम बाहर हैं तो हम मास्क यूज करें, ताकि कुछ हद तक जो बैड इफेक्ट हमारे लंग्स या रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अवॉइड हो सके या रिड्यूस हो सके। ये बहुत जरूरी चलिए, है। बहुत वन अच्छी टू बात। बिल्कुल, आपका सुझाव बहुत अच्छा है और इस सुझाव को अगर माना जाए तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। हालाँकि इसको लेकर भी कहीं न कहीं अमृतसर पुलिस जो है, वो लगातार प्रयास कर रही है। जसपाल सिंह जी हमारे साथ हैं और जसपाल सिंह जी, एक मिसाल कायम की है अमृतसर ट्रैफिक पुलिस ने। वो समस्या जो सालों से थी, उसको हल किया है। लेकिन ऐसे में अब चुनौती आपके सामने है। मौसम में तब्दीली है और धुंध के कारण कई एक्सीडेंट होते हैं, लोग जान गँवाते हैं और उन लोगों को जान बचाना, उन लोगों की जान बचाना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता पंजाब पुलिस की बन जाती है, ट्रैफिक पुलिस की बन जाती है। लेकिन ऐसे में चुनौती आपके सामने है। इस चुनौती को कैसे पार करेंगे? और सबसे बड़ी बात, जैसे कि रीनू जी ने बताया कि आपका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है और आपके और कई एनजीओ के माध्यम से कई ऐसे समाज सेवी हैं, जिनकी मदद से आप लोगों को जो है सही ढंग से समझा पाएँगे कि ऐसे में आपको क्या प्रिकॉशन, किस तरह से ध्यान रखना है, कैसे घरों के बाहर निकलना है और किस तरह से अगर आप बाहर निकलते, अगर आपको कोई मुश्किल होती है, तो उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए, ताकि आपके कुछ चंद मिनटों के अंदर ही आपकी मदद करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस आपके पास पहुंचे। सर जसपाल सिंह जी। बहुत ਵਧੀਆ ਸਰ ਮੈਮ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀਆਂ, ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਬਾਰੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਈਨ ਜੋ ਰੋਡ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ एजुकेशन सेल है। और बट जिन्ने ਅਸੀਂ इंचार्ज भी लगे नंबर जारी किया है जिस पर लोग कॉल कर सकते हैं अगर कहीं तरह की मुश्किल है तो? कोई हेल्पलाइन नंबर अभी आपने जारी किया है? सर अगेन सर जी ठीक है, क्या हेल्पलाइन नंबर है जिसपे अगर किसी को कोई समस्या है तो उस नंबर पे कॉल करके अपनी मदद के लिए पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को बुला सकते हैं? यस सर, बिल्कुल सर, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਮਿਲਦੇ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਿਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਊਟੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਬਦੀਲਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸ ਸਕੇ। ਜਾਮ ਤਾਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜੀ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੀਸੀਪੀ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ सर्दी का मौसम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पूरी तनदेही ਨਾਲ ड्यूटी करके। ठीक है, आपने प्रयास किए हैं, पूरे प्रबंध आपके हैं, लेकिन ऐसे में लगातार सवाल भी पूछने बरकरार है क्योंकि आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हमारे साथ में रीना माथुर जी हमारे साथ है। मैडम क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा नाम रेनू है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आप अभी हेल्पलाइन नंबर की बात कर रहे हैं, अभी एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर है 112 112, और ग्रेजुअली सारे 100 नंबर, वुमेन हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, सब कहीं ना कहीं ये नंबर जाके 112 पे ही जुड़ते हैं। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि 112 से कनेक्टेड मैंने बहुत सोशल एक्टिविटीज करी हैं, लोगों को अवेयर भी करा है कि आपको कोई नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। 112 इज सेंट्रलाइज्ड, सारे नंबर्स, फायर ब्रिगेड, पुलिस, सब यहीं पे
यहीं पे बेल बजती है, और स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको ये इंफॉर्मेशन इमीडिएटली ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट में होपफुली व्हीकल आपके पास अब रेलेवेंट, चाहे फायर ब्रिगेड है चाहे सपोर्ट है, वो व्हीकल आपके पास आ जाती है। तो इसलिए एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज कि अगर किसी के पास प्रीपेड है और उस पे बैलेंस भी नहीं है, जीरो बैलेंस है, तब भी 112 नंबर डायल होता है। तो जसपाल जी, आपके थ्रू भी और अदरवाइज भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितना हो सके 112 नंबर आप लोगों को बताइए, ताकि वो बिना सोचे 112 डायल करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, उनके पास मैसेज आएगा कि फला नंबर की गाड़ी आ रही है, एंड उनको वो हेल्प मिलेगी। क्योंकि सीनियर सिटीजन, बच्चे, इवन एनीबडी, मेडिकल असिस्टेंस जब चाहिए तो हमें सबसे बड़ा क्राइसिस होता है कि हम हॉस्पिटल कैसे जाएं, एम्बुलेंस कैसे आएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन, मैं फिर वही दोबारा कहूंगी, सोशल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्होंने जैसे एजुकेशन सेल बताया, इसी तरह मैं तो आई वुड सजेस्ट कि हर जगह होना चाहिए और वो पूरी तरह यूज होना चाहिए, ताकि लोगों तक वो इंफॉर्मेशन जाए और उनको पता चले, घर के छोटे से छोटे बच्चे को भी पता हो कि अगर घर में कोई सीनियर बीमार है और बच्चा अकेला है घर में, उसको ये पता हो कि 112 डायल करना है। दीवार पे हम कहते हैं, जो इवन अनएजुकेटेड लोग हैं, कि आप दीवार पे लिख के लगा दो और बच्चों को बार बार बताओ कोई दिक्कत है तो ये नंबर मिलाओ। तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी। जो भी हमें किसी तरह की भी असिस्टेंस चाहिए, तो एटलीस्ट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो एफर्ट्स और जो प्रोविजन है, उनको कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल रूप देना नागरिक होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम जितना हो चलिए, सके बिल्कुल चाहे। आम पब्लिक का भी फर्ज बनता है, लेकिन यहाँ पे सवाल है, क्योंकि आप एक समाज सेवी हैं और कई एक जी संस्था के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था, क्योंकि झुग्गी झुपड़ी में जो लोग रहते हैं, उनके लिए सर्दी के मौसम में सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल होती है। उस समय जबकि कोहरा पड़ता है, ये लोगों के ठिकाना नहीं होता, कहाँ पे ये रात गुजारेंगे। तो उनके लिए अभी आप एक संस्था तो है, तो इसलिए आपसे सवाल है कि उनके लिए क्या प्रबंध होने चाहिए, और अभी तक जो है समाज सेवी जो है वो उन तक कैसे पहुंच कर रही है, कंबल और बाकी की जो चीजें हैं उन तक कैसे जो है वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है। देखिए, जो मेरा नजरिया है वो ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कहते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग। जो लोग भी स्पेयर कर सकते हैं, हम सीजन शुरू होने से पहले हम लोगों से सामान इकट्ठा करते हैं, गर्म कपड़े, राशन, स्वेटर, इवन लड़कियों के लिए सैनिटरी पैड्स, एवरीथिंग जो बेस्ट पॉसिबल हम उसको इकट्ठा करते हैं, और ग्रेजुअली स्टडी करके कि कहाँ ज्यादा रिक्वायरमेंट है और कहाँ जी। मिसयूज नहीं होगा प्रोडक्ट का, तो उनको हम धीरे धीरे इंडिविजुअली हर लोगों तक वो चीजें पहुंचाते हैं। चाहे वो बेडशीट्स हैं, चाहे स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, बच्चों के लिए कपड़े हैं, एनीथिंग। एज अ इंडिविजुअल हम स्टडी करते हैं एरिया वाइज कि कहाँ किस चीज की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। फिर लोकल मंदिर, गुरुद्वारा साहब, या किसी भी सोशल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम देखिए, जब लंगर खिलाया जाता है लोगों को, छबीलें लगाई जाती हैं, उस दौरान बहुत इजी है स्टडी करना कि कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। प्लस जो बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी वाले एरियाज हैं, हम गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू पता करते हैं कि किस बच्चे की कैसी बैकग्राउंड है, ताकि उन तक वो मटेरियल पहुंचाया जा सके। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही, और रिसर्च करने के बाद ही पूरी प्लानिंग जी के साथ जो है इन लोगों की मदद की जा सकती है, और उसमें प्रशासन के अधिकारी भी आगे कहीं ना कहीं बढ़ते नजर आ रहे हैं, समाज सेवी भी अपनी सेवा को निभा रहे हैं, क्योंकि ये बदलते समय के साथ बदलती सोच की बात है, लेकिन आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस चर्चा का मकसद भी यही है कि आम लोगों को तक जो है अवेयरनेस पहुंचाई जा सके, और इस बदलते मौसम से लोग अपने आप को कैसे बचा पाए, सर्दी से कैसे बचा पाए, तो उसको लेकर पूरी जानकारी लोगों तक मुहैया करवाने का हमारा एक प्रयास है। हमारे साथ में डॉक्टर नवदीप जी हमारे साथ हैं। मैडम, क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सवाल बरकरार रहते हैं जब मौसम बदलता है, चाहे हम गर्मी की बात करें, सर्दी विंटर की बात करें, कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर ये उठाए जाते हैं कि डॉक्टर जो है वो कितने तैयार हैं, और आम लोग, क्योंकि कई आपने जैसे आपने अभी पहले बात बताया आपने कि झोला छाप डॉक्टर के पास ना जाए, और तमाम अभी मोहल्ला क्लिनिक भी पंजाब में खुल चुके हैं जहाँ पे लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक मेंटालिटी है लोगों की कि अगर सर्दी लगी है, खांसी जुकाम है, तो आप जो है ये टैबलेट जो है खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना कितना चैलेंज है कि आप, अगर आपको कोई समस्या है तो आप मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, जो है डॉक्टर है उनके पास जाइए, ताकि आपकी जो बीमारी है उसको पकड़ा जा सके। और यहाँ पे एक एक दूसरा सवाल है मेरा कि जिस तरह से हॉस्पिटलों में अभी तक आपने बताया कि हम पूरे तैयार हैं, वहां पे लंबी कतारें हैं,
और लंबी कतारों के साथ-साथ एक समय की जो है बाधा रेखा भी रहती है कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक लेते हैं। लेकिन ऐसे में क्या इमरजेंसी कुछ ऐसी वार्ड का भी निर्माण किया गया है कि अगर किसी तरह से पेशेंट कोई इस तरह से बीमार आता है, इस अवस्था में आता है, तो उसका तुरंत जो ट्रीटमेंट है, वो किया जा सके? इसको लेकर क्या तैयारियाँ हैं? जी, इसके लिए एक तो देखिए कि इमरजेंसी जो हमारे मेन सेंटर्स होते हैं, जैसे हर ब्लॉक में, और यहाँ पे हमारे पास सिटी में सिविल हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है। तो उन सबको इंस्ट्रक्शंस जा चुकी हैं कि अगर कोई भी ऐसा सिवियर पेशेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मे बी एट नाइट, सुबह कभी भी आता है, तो वो इमरजेंसी वार्ड के थ्रू उनको आइसोलेशन वार्ड्स अलग से बन रखे हैं। सिविल हॉस्पिटल में भी है, हमारे वहाँ पे 2 एसएमओज हैं, डॉक्टर मदन मोहन और डॉक्टर धवन। तो उन्होंने बहुत एक्टिवली आइसोलेशन वार्ड को पूरा क्लीन करवा के सेटअप किया हुआ है। जैसे हम कोविड में इतनी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर था, वैसा ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी सिस्टम में है। वो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो यूज़ प्रॉपर हो सकता है। और मेडिसिन दोनों ही जगहों पे, इमरजेंसी पॉइंट पे, कि अगर कोई पेशेंट है या उनके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब के लिए मेडिसिन हर जगह जो मेन हमारे सेंटर्स हैं वहाँ अवेलेबल है। सिटी में जैसे मैंने बताया, सिविल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज में, एंड जैसे हमारे ब्लॉक्स हैं तो वहाँ अजंता और बाबा बकाला में हमारे एसडीएचएस हैं, वहाँ पे भी आइसोलेशन वार्ड्स की सेटअप हुई है, और सेंसिटाइजेशन स्टाफ की, फील्ड स्टाफ तक की हुई है, कि अगर फील्ड में मान लो जैसे हमारी आशा या एएनएम जाते हैं या हमारे वर्कर जाते हैं, तो उन्हें वहाँ पे कोई ऐसे पेशेंट्स, या उन्हें लगे कि कोई आरएमपी जो ज़्यादा पेशेंट देख रहा है इस तरह के, या किसी फार्मासिस्ट के पास से भी ज़्यादा ऐसी मेडिसिन जा रही है, तो वो भी हमने उसका भी उनको सेंसिटाइज किया हुआ है कि लोगों को सेंसिटाइज करो कि खुद से मेडिसिन नहीं लें, क्योंकि इसी दौरान देखिए कोल्ड ऑफ कफ की ही मेडिसिन जो होती है उसमें भी ये ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो फिर आजकल नई चीज़ आई हुई है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रही है, उसकी वजह से कोई दवाई भी काम करना छोड़ देती है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये उनकी बेहतरी के लिए ही है कि वो एक ट्रेन्ड डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर अपनी बीमारी के हिसाब से दवाई लें, और जस्ट एक फार्मासिस्ट या किसी आरएमपी के पास जाके ऐसी मेडिसिन खुद से ना लें, या नेट पे तो बिल्कुल ही नहीं लें, क्योंकि नेट पे देखिए वो पूरी दुनिया के अपने नुस्खे हैं, वो किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन, बट हम डॉक्टर्स अक्सर 6-7 इयर्स मेडिसिन में लगाते हैं, उनका 10-25 साल का एक्सपीरियंस होता है, उनको पता होता है किस पेशेंट को क्या देना है। एक फार्मासिस्ट के चलिए डॉक्टर पास साहब, आपने एक ट्रेनीज बहुत होते हैं अच्छी बात नीचे। आपने कही यहाँ पर, क्योंकि मेडिसिन ऑनलाइन भी प्रोवाइड है, लेकिन ऐसे में डिजिटल के माध्यम से लोग जो है वो घर बैठ के ही डॉक्टर से बात करते हैं, ऑनलाइन पे ऑर्डर करते हैं, मेडिसिन घर में आ जी। जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इसको इस तरफ जो है कहीं न कहीं इस पर रोक लगानी चाहिए, या सही ढंग से, क्योंकि पता नहीं है कि आप जिस डॉक्टर से कॉलिंग पर बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर कितना सीनियर है, उसकी क्या अभी तक की जो है वो है। लेकिन ऐसे में कहाँ वो जॉब करता है, कुछ जानकारी नहीं है। क्योंकि जी। अमेज़न और कई ऐसी ऐप्स हैं, जहाँ पर लोग बीमार पड़ते हैं तो तुरंत रात को कॉल लगाते हैं। कॉल लगाने के बाद एक डॉक्टर वहाँ पे बात करता है, उसके बाद मेडिसिन लेने चले जाते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि वहाँ ना जाकर सीधे डॉक्टर से संपर्क किया जाए? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि डिजिटल के माध्यम का मतलब आज की डेट में लोग हर एक चीज़ को डिजिटल के साथ जोड़कर देखते हैं। तो कहीं न कहीं परेशानी हल होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑनलाइन के ऊपर भी कुछ अदारे हैं, जैसे प्रैक्टो हो गया या कुछ हो गया, वहाँ पे आपको पता होता है कि ये डॉक्टर हैं या नहीं है, और आप उस डॉक्टर के क्लिनिक पे बेटर है कॉल करें रादर देन किसी ऐप के थ्रू कॉल करें। फिर हमारा, जैसे मैम ने बताया, 112 नंबर है, उस पे कॉल करके वो आपको रिलेटेड बंदे के साथ ही कनेक्ट करा देते हैं। तो इट इज़ सिमिलर अमाउंट ऑफ टाइम जो आपको स्पेंड करना है, तो क्यों किसी जिसका आइडेंटिटी हिडन है उससे क्यों हम बात करें, जबकि हमारे सरकारी नंबरों, हेल्पलाइन के ऊपर सरकारी नंबर दिए हुए हैं, तो वहाँ पे तो डॉक्टर पता है कि वो सरकारी डॉक्टर ही होगा जिससे आपकी बात होनी है, या वो आपको गाइड कर देंगे कि उनसे बात करनी है। तो बेहतरी इसी में है कि किसी हिडन एस्पेक्ट में नहीं मेडिसिन लेनी चाहिए, कि ऑनलाइन किसी को भी कॉल मिल गया, कोई उठा रहा है, बहुत स्कैम चल रहे हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। कोई अगर रिलायबल और मानी हुई चैनल है तो उसको फॉलो करना चाहिए, बट आई वुड से, बीइंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर, प्लीज डू फॉलो द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज बाद में दैट इज गवर्नमेंट को ही जिम्मेवार चलिए ठहराया ठीक है, जाता है, पर ठीक है। कहीं ना कहीं बहुत हमारी अच्छी बात गलतियां आपने भी कही, होती क्योंकि हैं। ये बहुत बिल्कुल। जानना ज़रूरी हो जाता है। जब हम आम लोगों के मुद्दे की बात करते हैं, तो पूरी जानकारी उन तक उपलब्ध होनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। अंतिम में मेरा एक सवाल है कि प्रिकॉशन के तौर पर आम लोगों को क्या एडवाइज़री आप जारी करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से?
प्रिकॉशन के तौर पे अभी अगर आपको कफ या कोल्ड हो रहा है तो अपने नियरेस्ट मोहल्ला क्लिनिक्स में, जैसे हमारी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, वहाँ आप जाइए, फ्री में अपने आप को दिखाइए, जो आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपकी ट्रीटमेंट आपको मिलेगी। फिर सारे गवर्नमेंट सेंटर्स अच्छे हैं, अमृतसर में तो मेडिकल कॉलेज भी है, तो वहाँ जाइए। कतार अगर लंबी है तो हमें पता है कि इमरजेंसी में जो है वो आप इमरजेंसी के थ्रू भी जा सकते हैं, तो वहाँ पे जाके ही अपनी एक बार चेकअप करवा के फिर ही मेडिसिन लीजिए, खुद से डॉक्टर ना बनिए। और अगर कहीं आपको अपनी सेहत बिगड़ती लग रही है तो इमीडिएटली नियरेस्ट पॉसिबल गवर्नमेंट सेटअप के पास पहुंचे, ताकि आपको ज़्यादा बीमार होने से पहले ही आपकी बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाए। और मेडिसिन जैसे प्रिस्क्राइब की गई है वैसे ही लें, उसको आधा मत छोड़ दें कि आज मैं एक दिन ठीक हो गया हूँ तो मुझे अगले 3 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स नहीं करना, वो और हानिकारक होता है सेहत के लिए। जितना दवाई प्रिस्क्राइब किया गया है उसको प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लें। यही आजकल की मतलब ठंड के सीजन में जैसे एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल्स ही दी जाती हैं, उनको डोज के हिसाब से जितनी डोजेज और प्रिस्क्रिप्शन दी गई है उसी हिसाब से खाएं। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। और यहाँ पर आज की हमारी चर्चा का जो मकसद था वो ये था कि आम लोग जो है वो बदलते समय और बदलते मौसम को लेकर जो है किस तरह से प्रिकॉशन रख सकते हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है, ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी भी कहीं ना कहीं जो है चौकस नजर आ रहे हैं। ऐसे में पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस भी लगातार अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है, जिसके चलते अमृतसर पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। हाईवे की बात करें, सिटी की बात करें, तो पूरी तैयारी के साथ जो अमृतसर ट्रैफिक पुलिस है, ताकि लोगों को किसी तरह की मुश्किल ना आए। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आम लोगों से ये अपील करेंगे कि आप, अगर आपको जरूरी है और अगर आप रात के समय सफर कर रहे हैं या आप किसी तरह से जो है अर्ली मॉर्निंग में सफर कर रहे हैं, तो अपनी लाइट जलाकर धुंध के मौसम में अपने वाहन की गति जो है उसे धीमी रखिए और अपना रिफ्लेक्टर जो है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। और वाहन चलाते समय किसी भी तरह के मोबाइल या किसी अन्य प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें, उसका उपयोग ना करें, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो। और उसी को लेकर आम लोगों के लिए प्रिकॉशन के तौर पर ये भी एडवाइजरी है कि लोग अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपना खाना जो है उसको सही ढंग से खाएं और बाहर का खाना अवॉइड करें। और जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं उनका खास तौर पर ध्यान रखा जाए, ताकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी जब जुड़ती है तो बच्चे बीमार ज्यादा पड़ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें जो है गंभीर तौर पर हॉस्पिटल में जो है भर्ती करवाना पड़ता है, जिसके बाद परिवार में काफी जो है कहीं ना कहीं मुश्किलें पेश आती है। तो उसको लेकर लोगों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से अब जो है तापमान में गिरावट है, आसमान में स्मोक की चादर है, जिसको लेकर तमाम तरह की बीमारियां भी पनपती हुई नजर आ रही है। और लोगों को अपनी खुद का ध्यान रखना होगा। प्रशासन, सरकार ध्यान रख रही है, लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना होगा। समय की मेरे पास कमी है और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ मैं फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।